नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसको आप विचार क्रांति भी कह सकते हैं। मनुष्य की ज़िंदगी में उसकी सोच, उसके विचार, उसके जीवन के प्रति नज़रिया, उसके कर्म, उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। एक बार एक विदेशी हमारे देश हिंदुस्तान भ्रमण के लिए आया और पूरे देश को भ्रमण करने के बाद जो अपने देश वापस चला गया तो उसने एक किताब पब्लिश की। उसने एक किताब लिखा, शीर्षक था इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। जब किताब पब्लिश होकर मार्केट में आई, यहाँ के बुद्धिजीवियों, यहाँ के चिंतकों का माथा घूम गया। ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान अगर अमीर मुल्क है, यहाँ के रहने वाले गरीब कैसे हो सकते हैं? यहाँ के निवासी गरीब कैसे हो सकते हैं? फिर सोच में आई कि कहीं ये छापखाने की भूल तो नहीं है। बस बाद में पता चला कि ये पुस्तक तो जर्मन में पब्लिश हुई है, और अगर जर्मनी में पब्लिश हुई है तो शायद छापे खाने की भूल नहीं हो सकती। अगर हिंदुस्तान में पब्लिश हो तो ये बात सोची जा सकती है। और यहाँ होता भी है, प्रायः पुस्तकों के साथ 4 पन्ने की एक भूल सुधार जोड़ दी जाती है। परंतु जब यह आश्वस्त हो लिया गया ये किताब जर्मनी में पब्लिश हुई है तो ये भूल नहीं हो सकती है। ये लेखक ने देश के ऊपर कुछ व्यंग्य किया है या देश की वास्तविक स्थिति को बताया है। उसने उस किताब में लिखा कि हिंदुस्तान एक बड़ा अमीर मुल्क है, परंतु उसकी सारी आबादी बूढ़ी हो चली है, जिसके कारण देश के अंदर छिपे संपत्ति का दोहन नहीं किया जा सका है, जिसके कारण आबादी गरीब है। सचमुच उस समय की स्थिति यही थी। आज़ादी के बाद देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, भीख मांगने की स्थिति थी, हर जगह से सहायता और भीख मांगने की स्थिति ये थी कि विदेशों से, अमेरिका और रसिया से, प्राय देशों से भीख मांगा जाता था, मदद ली जाती थी। किसी भी देश की आबादी अगर वृद्ध हो जाए तो संपत्ति रहने के बाद भी वह व्यक्ति, वह देश, तो व्यक्ति या वह देश अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि संपत्ति का दोहन नहीं कर पाएगा वो। यहाँ पर और किसी भी देश का आबादी का वृद्ध हो जाना उस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यहाँ पर वृद्ध कहने से मतलब उम्र से नहीं, विचारों से वृद्ध। एक नौजवान भी अगर विचारों से वृद्ध है तो उससे जीवन में बहुत कुछ पाने की प्रत्याशा नहीं रह जाती है। जीवन में अर्जन और सर्जन की अगर प्रवृत्ति नहीं है तो नौजवान वृद्ध हो जाता है, और मानसिक गुलामी के कारण उस समय अर्जन और सर्जन की प्रवृत्ति छोड़कर भीख मांगने की प्रवृत्ति पैदा हुई थी। और किसी भी देश के लिए भीख मांगना उसके लिए सबसे बड़े अभिशाप की बात होती है। और हमारे देश में यह बहुत पुरानी प्रथा रही है। बुद्ध के ज़माने से भी भिक्षाटन की एक पेशा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा समुदाय इस पेशे को लंबे अरसे तक अपनाया रहा, और इस भिक्षाटन की, भीख मांगने की परंपरा को बहुत गौरवान्वित किया गया। क्या वृद्ध या नौजवान, वृद्ध शरीर से असहाय हो तो एक बात समझ में आए, नौजवान भी इस पेशे में। एक बार 1942 में चीन में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ब्रिटेन की सरकार ने एक जहाज़ पर रसद, कपड़े और दवा भर करके भेज दिए। जब वह जहाज़
चीन के बंदरगाह पर पहुंचा तो चीन के लोगों ने इसे बैरन वापस कर दिया जहाज़ पर, यह लिखकर कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख की चीज़ें हम स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु हमारे जैसा देश, हिंदुस्तान जैसा देश, उसको फूल माला दे करके आती होती और हम उसका शुक्रगुजार होते। परंतु चीन की नौजवान आबादी ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक बार स्वामी रामतीर्थ कहीं विदेश जा रहे थे जहाज़ पर। उनके साथ एक जर्मन का एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। वो जहाज़ पर कहीं किनारे बैठ करके चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषा होती है। इसमें कोई वर्णमाला नहीं होती। इसमें पिक्टोरियल चिन्ह होते हैं जिसके मार्फत से ही उसे सीखना होता है। एक सामान्य चीनी भाषा के जानकार के लिए भी कम से कम 5000 पिक्चर्स को जानने होते हैं और चीनी भाषा का पंडित होने के लिए तो लगभग 1 लाख पिक्चरों को जानने पड़ते हैं। और चीनी भाषा को संपूर्ण जानकारी के लिए लगभग 10 से 15 वर्षों की समय होती है। रामतीर्थ बहुत परेशान हुए और अंत में उस बूढ़े व्यक्ति को हिलाकर पूछे, महाशय आप ये क्या कर रहे हैं? इस उम्र में आप चीनी भाषा सीख रहे हैं। चीनी भाषा को सीखने में लगभग 10 से 15 साल लगती है और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 90 साल के आसपास होगी। और मान भी लिया जाए कि वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जिंदा भी रहे तो फिर उस भाषा को सीखने का उपयोग क्या होगा? सीखने का उपयोग तो तब हुआ कि कम से कम 20-25 सालों तक उसका उपयोग कर सके। अंत में इनसे नहीं रहा गया। उस व्यक्ति से उन्होंने पूछ लिया, महाशय आप कर क्या रहे हैं? कि कब भाषा को सीखेंगे, कब इसका उपयोग करेंगे, आपकी उम्र क्या है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उम्र का तो हमें पता नहीं, परंतु अभी मैं जो सीख रहा हूँ मैं बच्चा हूँ। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी जब भी सीखता हो बच्चा ही होता है। और जहाँ तक आप मृत्यु की बात कहते हैं तो मृत्यु तो असंभावी है और उसका कोई दिन नहीं होता है। बचपन से आज 90 वर्ष तक जब भी आनी होती तो आ गई होती। अगर इसी का हम इंतज़ार करते तो हम आज तक कुछ कर ही नहीं पाते। और बूढ़े ने इनसे भी पूछ लिया कि आपकी उम्र क्या होगी? बड़े परेशान हुए और बताया कि हमारी उम्र 32 साल की है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अब समझ में आया हिंदुस्तान गरीब मुल्क क्यों है। 32 वर्ष की उम्र में आप मृत्यु की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ यही सिखाया और पढ़ाया जाता है। मृत्यु, जीवन की नश्वरता, जीवन के विषय में नहीं बताया जाता है। मृत्यु के विषय में वहाँ ज़्यादा बताया जाता है। इस लोक के विषय में नहीं बताया जाता है, परलोक के विषय में ज़्यादा बताया जाता है। और ये बताया जाता है ये जीवन में है क्या? जीवन तो दुखों का सागर है। बचपन से दुख है, जवानी में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। यही वहाँ सिखाया और पढ़ाया जाता है। अगर जीवन दुख से भरा हुआ है तो व्यक्ति तो फिर उसकी उद्विग्नता बढ़ जाएगी और फिर जीवन के प्रति उसका मोह भंग हो जाएगा। क्यों परिश्रम, प्रयास और उद्यम करेगा? फिर संपत्ति होते हुए भी वो गरीबी में जिएगा, गरीबी में मरेगा, गरीबी में रहेगा। और यही बताया जाता है कि जीवन में है क्या? यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ ये बताया जाता है कि 2 रातों के बीच एक दिन आता है। यह नहीं बताया जाता है कि 2 दिन के बीच एक रात आता है। अर्थात जीवन के प्रति निगेटिव एटीट्यूड
हमेशा दिखाई जाता है। इसके उजाले पक्ष को महिमा मंडित नहीं किया जाता है, अंधेरे पक्ष को ही ज़्यादा से ज़्यादा महिमा मंडित किया जाता है। अगर किसी बगीचे में एक फूल खिला है तो ये कहा जाता है हाँ कल मुरझा जाएगा और झड़ जाएगा, परंतु कांटे तो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे, नश्वर नहीं है। मतलब जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट है, इसमें खुशहाली और अमरता और प्रसन्नता है ही नहीं। मतलब निगेटिविटी, ये रोल जीवन में हमेशा गलत दृष्टिकोण दिखाया जाता है। तो अगर इस प्रकार की शिक्षा है तो कौन जुआ रह पाएगा। वृद्ध तो वृद्ध है, जुआ भी वृद्ध बन जाएगा। और फिर उससे क्या प्रत्याशा की जा सकती है। यौवन की सोच, यौवन के कर्म, यौवन में किए जाने वाले सोच अगर ऐसा हो तो फिर जिंदगी के भविष्य कुछ दूसरे ढंग का होगा। पश्चिम ने ही सुई से हवाई जहाज का आविष्कार किया और हमने क्या किया, सिर्फ इसका उपयोग किया। हम अध्यवसाय, हम श्रम, हम परिश्रम करना नहीं जानते, हम उपभोग करना जानते हैं। और जीवन का नज़रिया यहाँ ये बताया गया कि जिंदगी स्टेशन के एक वेटिंग रूम के जैसा है। वेटिंग रूम में बैठे हैं, वहीं थूक रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं और ये सोच कर के हमको क्या करना है, हमारी तो ट्रेन आने वाली है, हम चले जाएंगे। और आपके पहले आने वाला यात्री भी यही बात कर रहा था और आपके बाद भी आने वाला यात्री भी यही बात करता है। और इस प्रकार वेटिंग रूम, वो घर पूरी तरह से गंदा हो गया। ये सोच, जिंदगी सिर्फ मरघट नहीं है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। यह फूलों से सजा हुआ एक बगीचा है, एक बहुत ही प्रसन्नतादायक जगह है। सोच, ये सोच से आदमी वृद्ध हो जाएगा। जीवन आया नहीं, जवान हुआ नहीं कि मृत्यु की बातें, परलोक की बातें, ये बातें शुरू हो जाती है और व्यक्ति जी भी नहीं पाता है कि बुढ़ापे की बातें सोचने लगता है और मृत्यु की बातें सोचने लगता है। ये सोच किसी भी राष्ट्र को वृद्ध बना सकता है और संपत्तिवान कैसे हो सकता है। जीवन के प्रति नजरिया जीवन को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति किसी छत के 100वें माले से गिर रहा था। गिरते गिरते जब वह 50वें माला पर आया तो उसका एक मित्र ने पूछा, मित्र कैसे हो? वह गिरने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, अभी तो 50वें माले पर आया हूँ, 50 माले और नीचे जाना है, जब नीचे ज़मीन पर जाऊँगा तो फिर बचाऊँगा। यह है जीवन के प्रति जीवंत नज़रिया। एक बात संज्ञान में आई है, एक 14 साल की लड़की एक बहुत बड़े महर्षि के पास गई और उसने कहा कि मुझे जीवन मृत्यु के विषय में जानना है, मैं जीवन और मृत्यु के झंझट से बचना चाहती हूँ। आप सोच सकते हैं, जिसने जीवन के चौखट पर अभी पैर रखा है, जीवन को जाना ही नहीं, वो परलोक और मृत्यु के विषय में बात करती है। नज़रिया कहाँ से आ गया है? जीवन को अंत करने का नज़रिया है। फिर उस राष्ट्र का क्या हो सकता है? जवानी के पहले भी बूढ़ा हो जाना राष्ट्र की कर्म शक्ति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और जीवन
वह राष्ट्र अमीर हो कैसे सकता है। दोस्तों, ये सारे व्याख्या के बाद मुझे उस लेखक की हेडलाइन समझ में आई कि इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपुल लिव। इसमें उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। जीवन के प्रति सोचने का नजरिया पर उसने बातें कर दी है। संपत्ति का निर्माण होता कैसे, आदमी निर्माण करता है और उसकी मनोदशा इसको तय करती है। जब आदमी जवान होने के पहले ही बूढ़ा होने की प्रक्रिया हो जाए, उसे संपत्ति निर्माण कैसे सोच सकते हैं। दोस्तों, मुझे तो ये समझ में आ गया। अगर आपको भी समझ में आया हो तो ज़रूर लिखेंगे। वीडियो पर आपका कमेंट चाहूँगा। विशेष अगले वीडियो में धन्यवाद।